हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपने इस क्लास में सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने अपना टॉपिक चालू कर रहा था गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में हम लोगों ने अभी तक समुद्रगुप्त को पूरा कर लिया था। समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों, उनकी विजयों को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने भारत को जो है ना एकीकरण के सूत्र में बांधा था। उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को जो है ना एक प्रकार से एकता के धागे में उसने बांध के रखा था कि कोई भी जो है ना राजा उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सका था, और उसके शासनकाल में जो जनता है वो विद्रोह नहीं कर पाई थी। तो ये उनकी कुछ नीतियां थी। जो चीज़ें रह गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे, वो चीज़ें हमने छोड़े थे। आज हम उस चीज़ को लिखते हैं, और उसके बाद में जो राजा बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है गुप्त वंश में, उसको हम पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पर है समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन कौन से थे। समुद्रगुप्त, क्योंकि भाई सिक्के ऐसे स्रोत हैं जो कि तत्कालीन व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन प्रशासन, राजा, जनता, मंत्रियों के बारे में जो है ना हमें जानकारी देते हैं कि राजस्व की प्राप्ति जो है ना वो बहुत जरूरी होती है राज्य के विस्तार में, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो सिक्के हैं जो बताते हैं तत्कालीन राजा की एक प्रकार से उसके पैसन के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसके जीवन के बारे में, वो सब चीजें। तो समुद्रगुप्त ने टोटल 6 प्रकार के जो है ना सिक्के जारी किए थे। उन 6 सिक्कों में जैसे कि एक का नाम है यहाँ पर अश्वमेध प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का था। दूसरा था वीणा बजाते हुए, वीणा बदान वाला सिक्का, वीणा वीणा वाजक बोल दो उसको, वीणा। फिर है व्याघ्र हंता, व्याघ्र हंता। तीसरा है यहाँ पर परशु प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का था। 5 नंबर पे आता है, यहाँ पे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवा लिया। फिर है गरुड़ ध्वज प्रकार का, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज परशु प्रकार का, व्याघ्र हंता, अश्वमेध वीणा बजाते हुए, अश्वमेध करवाते हुए, ये उन्होंने सिक्के चलाए थे। 6 नंबर पे आता है उनका कि क्या 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 रह गया, फिर एक रह गया धनुर्धारी, हाँ धनुर पकड़े हुए, धनुर्धारी। देखो समुद्रगुप्त के द्वारा जो 6 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, उन 6 सिक्कों के नाम जैसे कि ये है। अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है वो ये बताता है कि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के द्वारा जब विजय अभियान किए गए थे ना, युद्ध विजय करने के बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये सिक्कों के ऊपर अंकन किया गया, उससे हमें पता चलता है। फिर है वीणा वदान, वीणा वदान जो सिक्का है उसको मुख्य रूप से गीतिका प्रकार का भी सिक्का कहते हैं। इसमें उसके प्रोफेशन के बारे में, मतलब पैशन के बारे में पता चलता है कि उसका मनोरंजन जो है समुद्रगुप्त को, वो उसको संगीत से प्यार था, उसको वीणा बजाना बहुत पसंद था। जैसे कि एक हमने प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है वो पढ़ा था। प्रयाग प्रशस्ति में मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी अभिरुचि के बारे में हमें पता चलता है कि उसकी अभिरुचि जो है ना वो वीणा बजाने में थी। और यहाँ पर दूसरी चीज जो है उसके सिक्कों से पता चलती है कि सिक्कों में भी उसने वीणा बजाते हुए सिक्के जो है ना, सिक्कों के ऊपर अंकन है, मतलब कि समुद्रगुप्त का अंकन है, वो वीणा जो है ना हाथ में लिए हुए है, ये अंकन है। अश्वमेध यज्ञ हो गया, वीणा वीणा वाला हो गया। व्याघ्र हंता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि शिकार करते हुए, कि शेर का शिकार कर रहा है, ऐसा है राजा गुप्त वंश का। कौन है? समुद्रगुप्त है। परशु प्रकार का सिक्का कि हाथ में जो है ना एक भाला उठाए हुए, पकड़े हुए, वो परशु प्रकार का, और पशु जो है ना उसका शिकार कर रहा है वो। गरुड़ ध्वज की, गरुड़ मतलब बाज, बाज के समान जो कि उछाल है जिसकी, वो है समुद्रगुप्त। धनुर्धारी जो हाथ में धनुष पकड़े हुए हैं। तो ये मुख्य मुख्य सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान चलाए गए थे। अब हम चालू करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को चालू करने से पहले एक स्टोरी आती है छोटी सी, वो आप लोग याद कर लेना। मुख्य रूप से आज की क्लास में वो स्टोरी बताती हूँ आपको, सुनो क्या होता है। जब समुद्रगुप्त की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, समुद्रगुप्त चल बसा भाई, ठीक है। उसके बाद में उसके 2 संतान है, एक है उसका रामगुप्त पुत्र है, दूसरा बेटा है उसका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय है। बड़ा बेटा रामगुप्त है, तो बड़ा बेटा गद्दी पे पहले बैठेगा, तो रामगुप्त गद्दी पे बैठ जाता है। फिर क्या होता है देखो भाई, वही बात है ना कि किसी के ऐसे अयोग्य राजकुमार के हाथ में गद्दी ठहरा दी गई हो, पकड़ा दी गई हो, अब वो आलस्य में डूब गया है, अब वो एक प्रकार से राजकार्य से उसका कोई मतलब नहीं है,
सीधी भाषा में एक शब्द भी मैं आपको बोल दूं तो वो निखट्टा राजा था। कुछ भी उसमें गुण नहीं थे, योग्यता उसमें नहीं, प्रतिभा का वो बिल्कुल धनी नहीं था। एक प्रकार से अयोग्य और निरंकुश राजा की श्रेणी में रामगुप्त आता है। और रामगुप्त के समय में एक शर्मिंदगी वाली जो बात आती है वो ये आती है कि इसके समय में एक आक्रमण होता है। हमें एक स्टोरी जो पढ़नी है वो स्टोरी सबसे पहले की वो कौन सा ग्रंथ है जो हमें उसके बारे में बताता है। तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम, ये एक नाटक है और ये विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त। तो भाई बात यहाँ पर ये चालू होती है, देवीचंद्र गुप्तम जो नाटक है वो विशाख दत्त ने लिखा था। उसमें हमें एक स्टोरी पता चलती है। क्या पता चलता है कि जब पाटलिपुत्र, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, तो पाटलिपुत्र की जो गद्दी है, सिंहासन है, उसके ऊपर बैठा है रामगुप्त, ठीक है, क्योंकि पिता की मृत्यु होगी उसके बाद में बड़ा बेटा गद्दी पे बैठेगा। तो रामगुप्त जो है ना, मतलब एक प्रकार से 4-5 साल तक तो वो गद्दी पे बैठता ही है। अगर समय हम याद करें इनका, तो समुद्रगुप्त से पहले हमने देखा चंद्रगुप्त फर्स्ट था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये बैठता है 319 से लेके 335 तक रहता है। समुद्रगुप्त का हम समय याद कर 335 से लेके 350 तक का समय है, 380 तक का समय, सॉरी 335 से लेके 380 तक का समय है। अलग अलग चीजें 375 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और रामगुप्त जब गद्दी पे बैठता है ना तो वो 5 साल तक ही रहता है। 375 से लेके 380 तक का समय है। और चंद्रगुप्त का टाइम चालू हो जाता है 380 से लेके 414। शासन काल को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें राजाओं के बारे में सर्कुलेशन से हमें याद करने में चीजें आसानी रहेगी। कि चंद्रगुप्त फर्स्ट है, सीधा सेकंड नहीं आ जाएगा, बीच में उसका बेटा समुद्रगुप्त आएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में आता है, वह आता तो रामगुप्त है, परंतु हम पढ़ते किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते हैं, क्योंकि रामगुप्त के अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं है, उसने अच्छे काम नहीं किए कि इतिहास उसको याद रखे और या फिर हम उनको पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास जो है ना महान लोगों का होता है और महानता की श्रेणी में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। रामगुप्त की एक शर्मिंदगी मतलब गंध पैदा कर दिया, तो उसने ऐसी कोई घटना, देखो हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो ये बात है चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम में लिखी गई है। क्या लिखी गई है वो देखो क्या होता है कि जब पाटलिपुत्र में गुप्त वंश का राज्य था ना, तो तत्कालीन समय में पंजाब वाला क्षेत्र था ना इधर, जैसे एग्जाम ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, ये थोड़ा सा इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जैसे ये वाला क्षेत्र है ना, थोड़ा सा पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, इधर वाला ये क्षेत्र पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत कहते थे इसको, पश्चिमोत्तर भारत है। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, सिंध, मुल्तान वाले क्षेत्र जो है ना, जम्मू कश्मीर, इधर सारा क्षेत्र, इधर सख्त सिथियनों का राज्य था। सख्त राजा थे, उनको सिथियन कहा जाता था, सख्त या सिथियन। तो इनका राज्य था और ये एक प्रकार से आक्रमण करते रहते थे, आते जाते ऐसे करते रहते थे। ये यहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, ये यहीं रहते थे, पंजाब, हरियाणा, सिंध वाले क्षेत्रों के आसपास। तो तत्कालीन समय में क्या होता है, जैसे समुद्रगुप्त जब था ना, समुद्रगुप्त जब गद्दी पे बैठा हुआ था, तब भाई कोई आक्रमण नहीं होता, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली राजा था और उसका तो भाई डंका हर जगह बजता था, वही बात था। कोई उसे एक प्रकार से उसको चुनौती नहीं दे सकता था उसको, ये थी। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में कोई सख्त आक्रमण जो है ना, बाहरी शक्ति का आक्रमण नहीं होता है। जब रामगुप्त गद्दी पे बैठता है ना, तो इनको भी पता चल जाता है कि इन सिथियनों को भी पता चल जाता है कि पाटलिपुत्र की गद्दी पे अब अयोग्य राजा बैठा है, उसको हम आसानी से जो है ना अपनी चपेट में दे सकते हैं, हरा सकते हैं उसको आसानी से। तो प्राप्त जानकारी से हमें जो चीज पता चलती है वो ये है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण होता है, सिथियनों का, शक राजा सिथियनों का पाटलिपुत्र के आक्रमण होता है। और आक्रमण के बाद में पता है रामगुप्त क्या करता है, लड़ता वड़ता कुछ नहीं है, सीधा सरेंडर कर देता है। सीधा उनको बोलता है कि अरे आप तो हमारे देवता हो, आप हमारे सब कुछ हो, पाटलिपुत्र क्या मैं तो आपके लिए सब कुछ छोड़ दूं। मतलब कहने का मतलब सीधी बात यही होती है कि वो सरेंडर कर देता है। कौन कर देता है, रामगुप्त। मैंने ये बताया कि शक सिथियन राज्यों, इनका जो आक्रमण होता है पाटलिपुत्र के ऊपर, पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण होता है, राजा बैठा है रामगुप्त। तत्कालीन समय में क्या होता है कि रामगुप्त लड़ता बड़ता कुछ नहीं है, सीधा सरेंडर कर देता है। सरेंडर कर देगा, इसका मतलब वही बात है कि सिथियन फिर अपनी औकात तो दिखाएंगे। वो क्या करेंगे, पाटलिपुत्र भी कब्जा कर लेंगे, सिंहासन पर कब्जा कर लेंगे, और वहां पर वो एक मांग करेंगे रामगुप्त से। वो क्या मांग होगी कि हम जो है ना आपकी धर्मपत्नी ध्रुव स्वामिनी को चाहते हैं, हम उनको ले जाएंगे। भाई सीधी बात ये थी। तो ये तो इज्जत पे वार करने वाली बात थी।
क्षत्रिय राजा इतना तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर शर्मिंदगी, जो मैं बार बार शब्द बोल रही हूँ, उसका मतलब ये था कि शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी रामगुप्त ने। उसने अपनी पत्नी दुर्वय स्वामी, जिसका नाम था दुर्वय स्वामी, को शक राजाओं के पास भेज दिया था। मतलब ये थी बात, बहुत गंदी बात थी ये। ऐसा कोई क्षत्रिय राजा नहीं करेगा, परंतु रामगुप्त ने ऐसा किया था। बाद में फिर क्या होता है, बाद में ये होता है जब इस घटना की जानकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है, क्योंकि अभी तो ये राजकुमारी है, ठीक है ना। तत्कालीन उस समय में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त नहीं था। बाद में जब इसको ये जानकारी, उसको ये पता चलता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी सेना लेता है, और सेना लेकर जो है ना पाटलिपुत्र उधर से रवाना होता है, और शक राजाओं को हरा देता है। और अपनी घर की इज्जत, महल की इज्जत जो है ना, अपनी रिश्ते में भाभी लगती है, भाई की पत्नी, तो भाभी को जो है ना सुरक्षित वहां से इन राजाओं से ले आता है पाटलिपुत्र में। और फिर जैसे कि मूवी में होता ही है, हीरो हीरोइन के बीच में विलन कौन बन जाता है, रामगुप्त बन जाता है। रामगुप्त को छोड़कर दुर्वे स्वामी क्या करती है, चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी कर लेती है, देवर से शादी कर लेती है। गलत नहीं कह सकते हम यहाँ पर, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई पत्नी उसके पास ठहरेगी नहीं। तो यहाँ पे उसने पहली गलती, युद्ध नहीं लड़ा, सीधा सरेंडर कर दिया। दूसरी गलती, उसने अपनी पत्नी को जो है ना विदेशी शक्ति के हाथ में दे दिया। तो ये उसकी दो गलती थी। उसके बाद में जो है ना रामगुप्त को महल से, राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। और गद्दी जो है ना, दोनों चीजें, पत्नी पे ले ली, गद्दी पे ले ली। किसने, भाई ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र की गद्दी को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में ध्रुव स्वामी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय खुद नहीं चाहता है, ध्रुव स्वामी आगे से उसको माला पहना देती है और उससे शादी कर लेती है। तो ये घटना छोटी सी है, हमें बताता है देवीचंद्र गुप्तम जो नाटक है ना, वो हमें बताता है कि किस प्रकार से एक प्रकार से महिला की इज्जत को सुरक्षित रखा जाता है, और किस प्रकार से पाटलिपुत्र जो राज्य है ना, उसकी जनता को, उसकी जनता के मन में जो है ना, किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना महान बन जाता है। उसकी ख्याति फिर जो है ना जगह जगह उत्तरी भारत, मध्य भारत में फैल जाती है। यहाँ से चालू होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। 380 ये बात है, 379-80 की बात थी, 80 से उसका समय चालू हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं अभी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को, उनकी विजयों को, वो क्या करते हैं अभी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वही बात है, जैसे कि इसकी जानकारी के स्रोत हमें पता करनी पड़ेंगी। तो उसके स्रोत है, एक नंबर पे आता है सांची का स्तूप, सॉरी सांची का अभिलेख, सांची से अभिलेख मिलता है हमें, सांची का अभिलेख। एक है बेतरी लेख, बेतरी लेख, सांची का लेख और बेतरी लेख, ये दोनों जो लेख है ना, वो हमें जानकारी देते हैं गुप्त राजाओं के बारे में, गुप्त राजाओं के, समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी जानकारी देते हैं हमें। सांची का जो लेख है, जैसे ये जो है ना, एक मेहरौली का मुख्य जो, वो याद रखना, मेहरौली का लेख। ये जो मेहरौली है वो यूपी में जो एक जगह ना, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद के बीच में पड़ता है ये लेख। कौन सा, मेहरौली का लोहा स्तंभ लेख है ये, लोहा स्तंभ के ऊपर जो है ना उत्कीर्णित है ये। तो भाई इसमें क्या लिखा गया, इसमें जो है ना ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी ना, उसका एक मंत्री था, सेनापति था, उसका नाम था अम्रकर्दक। सेनापति का नाम क्या है, अम्रकर्दक, अम्रकर्दव सेनापति था चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसने इस लेख को उत्कीर्णित करवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ऐसी बातें लिखी है कि उसको मतलब एक प्रकार से वैश्विक युद्धों का विजेता कहा गया है, उसको युद्धों का विजेता कहा गया है, राजकुमारों का उसको विजेता कहा गया है। एक प्रकार से उसकी प्रशंसा ही व्यक्त की गई है इस लेख में। सांची का जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से, जैसे कि वही चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है कि उसको जो है ना वो गद्दी जब बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो वो असमय यज्ञ करवाता है। उसको अनेकासधीमेक ऐसा कुछ उपाधि से संबोधित किया गया, जिसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, अनेकासमधीन कि अश्वमेध यज्ञ करवाए, मतलब काफी समय से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ को जो है ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय करवाता है।
चंद्रगुप्त फर्स्ट है, उसके बाद में समुद्रगुप्त है, फिर रामगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है। उसमें हम रामगुप्त को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी राजा तो गुप्त वंश के होते हैं ना, वो असमय यज्ञ करवाते हैं। ये अपनी विजय को, उपलब्धियों को जो है ना उनको दिखाना है, प्रदर्शित करना है, तो असमय यज्ञ करवाया जाता था, ये लोग करवाते थे। तो ये हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चीजें, कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना गद्दी नहीं थी उसकी, फिर भी वो गद्दी प्राप्त कर लेता है, नियति को किस प्रकार से हरा देता है, और अपने राज्य को फिर से वही सुरक्षा और शक्ति दे देता है, जो कि समुद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र में सुरक्षा थी, वैसी सुरक्षा वापिस जनता को जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी प्राप्त होती है। ये चीजें थी। इसके अलावा जैसे कि हम थोड़ा सा उनका चंद्रगुप्त द्वितीय का उनकी विजय देखी ना, तो वही बात है ना कि राजा महाराजा वही नीति अपनाएंगे भाई, कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, इससे हमें सुरक्षा मिलेगी। वैवाहिक संबंध जैसे कि कौन कौन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उन्होंने कदम्ब वंश के साथ में, नागवंश के साथ में, वाकटक वंश के साथ में जो है ना वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सी वैवाहिक नीति अपनाई गई थी ना। एक है यहाँ पर कदम्ब वंश, दूसरा है वाकटक वंश, तीसरा है यहाँ पर वही है, दो ये मुख्य रूप से देखो, नागवंश, हाँ सॉरी नागवंश। तो जो नागवंश है ना, नागवंश में राजकुमारी का नाम है यहाँ पे कुबेर नागा। कुबेर नागा चंद्रगुप्त द्वितीय की मुख्य पत्नियों में से एक थी। कुबेर नागा नागवंशीय राजकुमारी थी और इनके साथ में उन्होंने विवाह किया था। उसके बाद में अपनी वैवाहिक नीति के तहत में साम्राज्य का विस्तार किया था। और कुबेर नागा से जो उत्पन्न पुत्री थी ना, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता, का नाम है प्रभावती गुप्ता। और जो प्रभावती गुप्ता है, फिर उसकी शादी की गई थी वाकटक वंश के राजकुमार के साथ में, उसका नाम था यहाँ पे रुद्रसेन। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ पर ये बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो वैवाहिक नीति खुद पर अमल करते हुए अपनाई गई थी ना, वही उसने अपनी बेटी की शादी जो है ना वाकटक वंश में की थी। और वाकटक वंश का जो राजा था उसका नाम था रुद्रसेन तृतीय। उसके साथ में उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी की थी। उसके बाद में क्या हो जाता है, जो वाकटक वंश है और गुप्त वंश जो है ना, उन दोनों के बीच में जो मित्रता हो जाती है, और वो भी लोग भी सुरक्षित महसूस करते हैं, और गुप्त वंश भी जो है ना उसको भी एक अच्छा मित्र मिल जाता है। और ये जो हमें जानकारी देते हैं ना, वो स्रोत है पुन्ना ताम्रपत्र है। जो पुन्ना ताम्रपत्र है ना, वो प्रभावती गुप्ता का है। और प्रभावती गुप्ता जो है ना, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं किस प्रकार से उसके पिता ने जो है ना उसकी पति की सहायता की थी और जो है ना राजकार्य को चलाया था। ये बातें थी। चलो ठीक है बच्चों, कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।